गॉलम्स केव, जिसे लोग केव ऑफ डेथ भी कहते हैं, 5 दोस्तों का एक ग्रुप इस गुफा को एक्सप्लोर करने निकला। गुफा का मेन एंट्रेंस उन्होंने रात के करीब 3 बजे रीच किया। उनमें से एक दोस्त ने बाहर ही रुकने का फैसला किया और बाकी 4 अंदर चले गए। अंदर जाते ही पहला चैलेंज सामने आया। उन्हें अंदर घुसने के लिए पानी से भरी एक छोटी सी जगह से क्रॉल करना पड़ा। थोड़ी ही देर बाद रास्ता 2 तरफ बंट गया, लेफ्ट और राइट। उन्होंने लेफ्ट चुना, जहां एक और छोटा वाटर पूल मिला। ये पूल दिखने में सिंपल था, लेकिन इसके नीचे एक अंडर वाटर टनल छिपा हुआ था। ये टनल सिर्फ 3 से 4 फीट चौड़ा था और करीब 15 फीट लंबा। मतलब इसमें से जाने के लिए आपको पूरा पानी में डूबना पड़ता और एक एक करके ही लोग गुजर सकते थे। चारों दोस्तों ने बारी बारी से उस पूल में जंप लगाया और किसी तरह दूसरी साइड पहुंच गए। वहां उन्हें एक सेक्शन मिला जिसमें बस 3 फीट की एयर स्पेस थी, लेकिन बाहर इंतजार कर रहे दोस्त के लिए सब सस्पिशियस हो रहा था। उसे ना कोई आवाज सुनाई दे रही थी, ना कोई रोशनी दिख रही थी। काफी देर बाद वो खुद अंदर गया, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। घबराकर उसने पहले कुछ एक्सपीरियंस्ड दोस्तों को कॉल किया और फिर पुलिस को। इधर अंदर फंसे दोस्तों को शायद ये एहसास हो गया था कि जिस जगह वो पहुंचे हैं वहां की हवा नॉर्मल नहीं है। कैवर्स, इसे बैड एयर कहते हैं। इसमें ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होती है और कम ऑक्सीजन। ऐसी हवा में इंसान सही से सोच नहीं पाता, सांस लेने और बॉडी कंट्रोल करने में दिक्कत होती है। अब वापस उसी अंडर वाटर टनल से निकलना बेहद रिस्क भरा हो गया। पहला दोस्त जैसे ही पानी में गया, वो एग्जिट होल नहीं ढूंढ पाया और सांस टूट गई। कुछ सेकंड बाद दूसरा गया, लेकिन उसने भी पहले को फंसा हुआ पाया। इसी तरह बाकी सब एक एक करके उस तंग टनल में फंसते चले गए। पुलिस मौके पर पहुंची और उन्होंने ऑक्सीजन पंप करने और पानी निकालने की कोशिश की। बाहर परिवार और दोस्त बेचैनी से इंतजार कर रहे थे, लेकिन अफसोस ये कोशिशें बेकार साबित हुई। आखिर में सभी बॉडीज रिकवर की गईं और इस खतरनाक गुफा को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। शाफ्ट सिंकहोल ट्रेजेडी। 22 मई 1973 को 9 डाइविंग एक्सपर्ट्स का एक ग्रुप माउंट गैम्बियर शाफ्ट सिंक होल में डाइव करने पहुंचा। यह सिंक होल की सबसे खास बात थी कि इसका एंट्रेंस बहुत छोटा था और उस छोटे से ओपनिंग से 20 फीट नीचे एक लेक थी। इस ओपनिंग से अंदर जाने वाली लाइट की एक किरण सीधी लेक तक जाती थी, जिससे डाइवर्स को ओरिएंटेशन मिलती थी। यह लाइट पूरी मेन केव में दिखाई देती थी, लेकिन अगर कोई बहुत अंदर साइड ब्रांचेस में चला जाता तो वह गायब हो जाती। शुरुआत में सबने तय किया कि वे सिर्फ 200 फीट तक ही जाएंगे ताकि मेन चेंबर में रहें और लाइट को देख सकें। यही उनका पूरा प्लान था। लेकिन दूसरे दिन 4 डाइवर्स ने वेस्टर्न सेक्शन में जाने का डिसाइड किया। उनका टारगेट 250 फीट की गहराई तक पहुंचने का था, जो एक नया रिकॉर्ड होता। यह डेप्थ पहले प्लान से ज्यादा थी और बहुत रिस्की भी, क्योंकि 1973 में डाइवर्स रेगुलर एयर सिलेंडर्स का इस्तेमाल करते थे, मिक्स्ड गैस टैंक्स का नहीं। इसी वजह से उन्हें और ज्यादा सावधान रहना पड़ता, क्योंकि नीचे जाते समय नाइट्रोजन नार्कोसिस होने का खतरा था। ज्यादा प्रेशर नाइट्रोजन को ब्लड स्ट्रीम में पुश करता और इंसान को ड्रिंक जैसी हालत में पहुंचा देता। याद रहे, ये डाइवर्स केव डाइविंग के एक्सपर्ट नहीं थे, बल्कि ज्यादातर ओपन वाटर स्कूबा डाइविंग में एक्सपीरियंस थे। इस वजह से उनका रिस्क और बढ़ गया। जैसे ही वे नीचे गए, एक एक्सपीरियंस डाइवर ने महसूस किया कि नाइट्रोजन नार्कोसिस शुरू हो रहा है, तो वह तुरंत वापस सरफेस पर चला आया। उसके साथ कुछ और भी लौट गए, लेकिन 4 लोग और गहराई में चले गए। उनका इरादा रिकॉर्ड बनाने और जल्दी से देखने का था। सरफेस पर मौजूद ग्रुप को जल्दी ही चिंता हुई, क्योंकि उन चारों की एयर सप्लाई खत्म होने वाली थी। कुछ लोग उन्हें ढूंढने केव के अंदर वापस गए और नीचे उन्हें एक फ्लैशलाइट और कैमरा तो मिला, लेकिन चारों डाइवर्स का कोई निशान नहीं मिला। यहाँ एक और समस्या थी, सिल्ट। चारों डाइवर्स की मूवमेंट्स ने सालों से जमी हुई सिल्ट को हवा में उड़ा दिया और पूरा पानी सैंड क्लाउड में बदल गया। इस वजह से विजिबिलिटी हाथ की लंबाई से भी कम हो गई और अंडर वाटर ओरिएंटेशन नामुमकिन हो गया। आखिर में ऑक्सीजन डेंजरसली लो हो गई, नाइट्रोजन नार्कोसिस भी बढ़ गया और चारों डाइवर्स वहीं डूबकर मर गए। जेकब्स वेल ट्रेजेडी। ये 23 नवंबर 1983 की बात है। टेक्सास स्टेट यूनिवर्सिटी के 2 स्टूडेंट्स रिचर्ड और क्लार्क जेकब्स वेल में उतरने वाले थे। ये एक अंडर वाटर होल है जो एक अंडर वाटर केव की तरफ जाता है। ये होल ऊपर से सिर्फ 25 फीट गहरा लगता है और लोग अक्सर नीचे छूकर ऊपर आ जाते हैं। असल में ये केव के 3 चेंबर तक जाता है। पहले 2 चेंबर खुले और आसान है, लेकिन तीसरे चेंबर में घुसने के लिए बहुत छोटा सा स्क्वीज है। अगर कोई उसमें घुस जाए तो सामने एक 10 फीट ऊंचा कमरा आता है और उस कमरे के किनारे पर बहुत छोटा होल दिखता है, जिसमें से गुजरना नामुमकिन है। ये टनल सिर्फ 2 फीट चौड़ा था और 2 साल पहले यहीं 2 लोग मर चुके थे, क्योंकि ग्रेवल स्लाइड ने उन्हें अंदर ही फंसा दिया था। अब रिचर्ड और क्लार्क नॉर्मल डाइविंग में अच्छे थे, लेकिन केव डाइविंग में एक्सपर्ट नहीं थे। वो लोग इंस्ट्रक्टर सर्टिफिकेशन ले रहे थे। उनका इंस्ट्रक्टर डॉन एक बहुत स्किल्ड डाइवर था और वही पहले उन 2 डेड बॉडीज को बाहर लाया था। डॉन सबको बार बार वार्निंग देता था कि जेकब्स वेल से दूर रहो। उसने उस छोटे होल को सीमेंट से बंद भी किया था, लेकिन दूसरे डाइवर्स ने उसे फिर से खोल दिया और वहां लिख दिया, "यू कांट कीप अस आउट।" डॉन
डॉन खुद भी जेकब्स वेल में मरते मरते बचा था। जब उसने चौथे चेंबर में घुसने की कोशिश की तो ग्रेवल स्लाइड ने उसे फंसा दिया। उसका टैंक खाली हो गया और उसने पानी भी निगल लिया। वो ऑलमोस्ट हार मान चुका था। तभी उसका सर्वाइवल इंस्टिंक्ट जागा और उसने तेजी से ग्रेवल हटाकर निकलने की कोशिश की और बाहर आ गया। बाहर आते ही उसके दोस्त ने उसे रेगुलेटर दिया और वो ऊपर की तरफ तैरने लगा, लेकिन उसके शरीर का साइज लगभग 4 गुना बढ़ गया और सरफेस तक पहुंचते पहुंचते वो दर्द से चीख रहा था। उसका पेट फट चुका था। ये सब सुनकर रिचर्ड और क्लार्क भी केव देखने आ गए। जबकि उन्हें केव डाइविंग की ज्यादा जानकारी नहीं थी, वो तीसरे चेंबर तक पहुंच गए जहां छोटा होल था। रिचर्ड ने टैंक उतारकर होल में घुसना शुरू किया। क्लार्क ने भी टैंक उतारकर घुसने की कोशिश की। तभी उसने देखा कि रिचर्ड का फेस बदल गया और उसके पास टैंक नहीं था, वो सफोकेट हो रहा था। क्लार्क ने तुरंत उसे रेगुलेटर दिया और दोनों बारी बारी से रेगुलेटर शेयर करते हुए बाहर निकलने लगे। किसी तरह वो लोग तीसरे चेंबर के स्क्वीज से बाहर आ गए और एग्जिट की तरफ बढ़ रहे थे। तभी उन्हें एक डरावनी आवाज सुनाई दी, टैंक के टकराने की। इसका मतलब था कि वो लोग गलत दिशा में जा रहे थे और टैंक भी खाली हो रहा था। वो लोग फॉल्स चिमनी में पहुंच गए जो दिखती है सरफेस जैसी, लेकिन असल में डेड एंड है। क्लार्क ने किसी तरह 75 फीट का डिस्टेंस एक सांस में पूरा किया और सरफेस तक पहुंच गया, लेकिन रिचर्ड पीछे रह गया और डूब गया। क्लार्क ने पुलिस को बुलाया और डॉन खुद वहां आया। उसने अपने स्टूडेंट्स को देखकर शॉक हो गया। मॉसडेल केव इंसिडेंट। ये 24 जून 1967 की बात है। 10 केवर्स मॉसडेल कैवर्न में उतरने वाले थे ताकि अंदर के डीपर पैसेजेस को साफ करें और मैप बना सकें। ग्रुप के 2 लीडर्स पहले भी इस केव को एक्सप्लोर कर चुके थे, जिससे बाकी सबको भरोसा था। ये केव बहुत तंग जगहों और बहुत कम स्टैंडिंग स्पेस के लिए मशहूर थी। कुछ घंटों बाद 4 केवर्स को केव की मुश्किल का अंदाजा हुआ और वो सरफेस पर लौट गए। उन्होंने क्लाउडी स्काई देखी, लेकिन कुछ खास अलग नहीं लगा। बाकी के केवर्स अंदर आगे बढ़ते रहे और मैराथन पैसेज तक पहुंचे जो सिर्फ 18 इंच बाय 12 का था। सब ठीक लग रहा था। तभी सरफेस पर ग्रुप ने देखा कि बारिश शुरू हो गई है और वो लोग कवर लेने लगे। शुरुआत में बारिश मामूली लगी, लेकिन केव के अंदर पानी का लेवल बढ़ने लगा। जब पानी बहुत ज्यादा बढ़ गया तो अंदर के केवर्स ने काम रोकने और वापस जाने का फैसला किया, लेकिन वो एंट्रेंस से अब भी 3 घंटे दूर थे। इसी बीच सरफेस पर मौजूद ग्रुप ने एक डरावना नजारा देखा। केव के एंट्रेंस के चारों ओर एक झील जैसी बन गई थी और अंदर वाले केवर्स को अंदाजा भी नहीं था कि कितना पानी अंदर भरने वाला है। सरफेस ग्रुप तुरंत मदद लेने भागा और अंदर कैवर्स ऊपर के चेंबर तक पहुंचने की कोशिश करने लगे, लेकिन पानी उनके चेहरों तक आ गया। रेस्क्यूअर्स और सैकड़ों वॉलंटियर्स ने दिन रात कोशिश की। उन्होंने पानी बाहर पंप किया और ऑक्सीजन अंदर पंप की, ये उम्मीद करते हुए कि कैवर्स किसी सेफ चेंबर तक पहुंच गए होंगे, लेकिन अफसोस सबके सब केवर्स डूब गए।